Hello and good morning everyone. My name is Eras and today we are moved in a new videos and in this videos we are going to discuss a new topic for class 12 standard students, right? ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो टॉपिक है वो आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो टॉपिक है वो बार बार पूछा गया है आपसे, राइट? मैं चाहता हूं कि आपको जो है वो इसको अच्छे से पढ़िए और देखिए कि किस प्रकार से रेजिस्टिविटी के बारे में मैंने बताया है और आपसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हो पाता है कि नहीं। रेजिस्टिविटी देखिए, देयर आर सम फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डिपेंड। देखिए कुछ फैक्टर्स है, ठीक है ना, कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो कोई भी कंडक्टर का डिपेंड करता है, यानी कि आश्रित है, निर्भर करता है। तो सबसे पहला है द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यानी कि जो रेसिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज आर, अगर कंडक्टर का रेसिस्टेंस आर है और लेंथ एल है, देन पहला नियम क्या बोला, आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल का। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल यानी कि लेंथ, राइट? इसका मतलब ये हुआ रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे लेंथ, यानी कि लेंथ बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। देखिए अगर आपको बॉल जलाना हो और हमारे पास बहुत ज्यादा लंबा तार है जरूरत से ज्यादा, तो उस तार को काट के हम लोगों को बल्ब को जलाना चाहिए या फिर ऐसे ही लंबे तार को जलाना चाहिए? बोलिए कौन बढ़िया, बोलो बोलो सोच के, अरे बोलो ना जी, क्या होगा बोलने से? या तो गलत होगा या फिर सही होगा। काट के कि समूचे तार का इस्तेमाल करके बोल जाएंगे, बोलो काट के, क्या बोलते हो? ऐसे ही काट के, चलो ठीक है, वेरी गुड। काट के हम लोग जो है वो काट के, क्यों? क्योंकि अभी तो पढ़े भैया जितना ज्यादा लेंथ रखेगा तार का उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो हम लोग जो है वो रेसिस्टेंस कम हो, इसके लिए हम लोग जो है वो जितना ज्यादा हो सकता है लंबे तार का इस्तेमाल करने से बचें, राइट? चलिए ये पॉइंट कंप्लीट हो गया ना। चलो इसे लिखना चाहते हो लिख लो, मैं आपके स्क्रीन से जो है वो साइड हट गया हूं, राइट? आगे चले, चलो फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एनी कंडक्टिंग वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। देखिए जो क्रॉस सेक्शनल है वायर का जो एरियाज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? रेसिस्टेंस का। इफ द रेसिस्टेंस इज आर, अगर रेसिस्टेंस आर है, क्या है? आर है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए है, देन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 1 माना और इसको इक्वेशन 2 माना, ठीक है? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अब देखिए आप पूछेगा कि सर आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि जो रेसिस्टेंस है वो किसी भी क्रॉस सेक्शनल वायर ऑफ द कंडक्टर, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर या फिर वायर या फिर कंडक्टिंग वायर का जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब समझाइए, मैं नहीं समझा सर, आप मुझसे पूछोगे तो मैं उत्तर दूंगा कि देखिए वायर का जो मोटाई है वो, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, जितना मोटा तार रहेगा उतना बढ़िया है कि जितना पतला तार रहेगा उतना बढ़िया है? बोलो मोटा तार बढ़िया है कि पतला तार बढ़िया? बोलो जल्दी। पतला तार नहीं, मोटा तार। जितना तार मोटा लेंगे उतना ही रेसिस्टेंस कम होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब हुआ तार की मोटाई, तार का मोटाई ज्यादा रखेंगे तो रेसिस्टेंस कम होगा, करंट बहुत आसानी से फ्लो करेगा, ठीक है? अगर यकीन नहीं तो आपके घर में चूल्हा होगा, इलेक्ट्रिक चूल्हा, ठीक है, जिसपे हम लोग आग भी सेकते हैं और क्या करते हैं, और हम लोग उस पर रोटी वगैरह ऐसा भी खाना वगैरह भी बनाने का हम लोग काम जो है वो कर लिया करते हैं, राइट? तब आप उस इलेक्ट्रिक चूल्हा को आप पतले तार से जोड़कर करंट सप्लाई करो, ठीक है? वो तार जो है वो जल जाएगा, क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस उसका बढ़ गया तो हीटिंग होने लगेगा, तार जो है वो जल जाएगा, गल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है? और फिर जब तुम तार को मोटा लगो, जब तुम मोटा तार लोगे ना, तब क्या होगा?
करंट आसानी से फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस कम गया। अब वो जो है वो वायर जो है वो जलेगा नहीं, हीट जो है वो नहीं होगा, राइट। तो ये जो है वो फायदा है, राइट। तो ये पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना। इसीलिए एरिया जितना ज्यादा होगा, जितना तार मोटा होगा, उतना ही रेसिस्टेंस जो है वो कम होगा, ठीक। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वी गेट इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन चलो इसे लिखना चाहते हो लिख सको कोई। देखो इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये था, आर इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब दोनों को कंबाइन, सॉरी दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग बी गेट क्या प्राप्त करेंगे, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई एल, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे बराबर हो जाए, तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो आर बराबर यहाँ पे कांस्टेंट रो लिए हैं, इसको जो है वो रो पढ़ते हैं। इस सिंबल को जो इस प्रकार से ऐसे है, इसको रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रो पढ़ते हैं, ठीक है। तो रोयल अपॉन में ए, आर बराबर रोयल अपॉन में ए, ठीक है। रो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? रो, लिखते हैं इंग्लिश में है आर एच ओ, रो। तो रो इज कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी, और यही जो रो है वो रेजिस्टिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी कहलाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है वो याद रखिएगा, क्वेश्चंस को सोल्व करने में इस्तेमाल किया जाता है। इस जब 10th में हम लोग पढ़ते थे तो याद कीजिए इस फार्मूलाज को बहुत इस्तेमाल करते थे हम लोग रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, ठीक है। जहाँ पे एरिया दिया हुआ रहता है सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट करते थे इस प्रकार से, या फिर एरिया कभी कभी निकालना भी पड़ता था, ठीक है ना। तो बहुत इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी 11th में आ गया तो इसका क्या है इस्तेमाल करने। आगे चलें, आगे चलें, हो गया यहाँ तक कंप्लीट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे चलते हैं। चलो फिर अब देखिए, अब देखो यहाँ पे आर बराबर रोयल अपॉन में ए है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना, रो जो है वो कांस्टेंट है नोन एज रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो रो बराबर क्या होगा, तो ये जो है वो ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर से गुना कर देंगे। अरे यार कोई बात नहीं, अभी सबसेट करता हूँ, ठीक है। देखिए तो ये जो है वो ए ऊपर आ जाएगा और एल नीचे आ जाए तो बराबर रो ही बचेगा ना। तो ऐसे लिख सकते हैं रो बराबर आर ए अपॉन में एल, रो बराबर आर ए अपॉन में एल। इस फार्मूला को याद रखिएगा। जहां पे रो का ये यूनिट क्या होगा, ओम मीटर, ये यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। और यहाँ पे रो का डायमेंशन जो है वो ये होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और रो जो है वो कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आप चाहो इसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए एक नया टॉपिक आता है, दैट इज द कंडक्टिविटी। अब देखिए कंडक्टिविटी को हिंदी में कहते हैं चालकता। कंडक्टिविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, चालकता, ठीक है। तो कंडक्टिविटी को हम लोग जो है वो समझते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए कंडक्टिविटी के बारे में बताया गया कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, यानी कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा तो वो क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी कहलाएगा, ठीक है। अब इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा का सिंबल क्या होता है, तो ये है, ठीक है। अब इन इक्वेशन फॉर्म में कंडक्टिविटी को इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि कंडक्टिविटी का फार्मूलाज वगैरह सब क्या होगा। यहाँ तक लिख लिया, मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, आप जो है वो इसे लिख लीजिए। आगे चले, चलो। अब देखिए इफ द रेजिस्टिविटी जो है वो रो है, अगर रेजिस्टिविटी रो है एंड द कंडक्टिविटी इज सिग्मा, और कंडक्टिविटी सिग्मा है, क्योंकि कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, रेजिस्टिविटी को रो माना है, कंडक्टिविटी को सिग्मा माना है, देन तब जो है वो सिग्मा बराबर 1 अपॉन में रो। अरे यार कुछ मिट ऐसे मिट जाता है नहीं ना, तब जो है वो सिग्मा बराबर 1 बाई रो, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं, रो का फॉर्मूला पता था, ठीक है। यहां से कर लेते हैं काम। हाँ ये हुई ना बात। देखिए यहां से हम लोग जो है वो रो बराबर क्या क्या जानते हैं, ठीक है। रो बराबर आर अपॉन में एल। अब ये भी तो प्रूव किया हमने कि रो बराबर आर अपॉन में एल कैसे है, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम लोग जो है वो रो के पता नहीं क्या हो गया बोलते बोलते,
मुझे पानी की जरूरत है शायद, खैर अभी कंप्लीट करके ही पीऊंगा। रो बराबर वन अपॉन सिग्मा बराबर वन बाई रो, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि रो बराबर आर ए अपॉन में एल होता है। रो बराबर क्या होता है? आर ए अपॉन में एल, ठीक है। तो यहाँ पे रो बराबर वन बाई सॉरी सिग्मा बराबर वन बाई रो, तो रो का वैल्यू जो है वो यहाँ से पुट कर देंगे। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? वन बाई आर ए अपॉन में एल। रो की जगह पर ये लिख दिया, ठीक है, क्योंकि रो बराबर आर ए अपॉन में एल होता है, ठीक है। तो यहाँ नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और नीचे वाला नीचे ही रह जाएगा। तो सिग्मा बराबर एल बाई आर है, सिग्मा बराबर एल बाई आर है। तो ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जो है वो निकल गया, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इस्तेमाल होगा। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा का यूनिट जो है पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर, और इसका जो डायमेंशन होता है वो ये है m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर +3, a के पावर +2, ठीक है। और ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इतना जो है वो कंडक्टिविटी के बारे में आपको जो है वो याद रखना चाहिए, याद कर लीजिएगा। चलो इसे लिख लीजिए ताकि गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए। आगे चलें, आगे चलें, चलें, चलो फिर। अब देखिए एक हमारा टॉपिक आता है, एक नया टॉपिक है, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी। कंडक्टिविटी और मोबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, अब इसी को हम लोग जो है वो समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए लेट एक कंडक्टर हुज लेंथ इज एल, कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ जो है वो क्या है? एल है, लेंथ जो है वो एल है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। रेसिस्टेंस जो है वो आर है, वोल्टेज जो है वो वी है, और फ्लो ऑफ करंट जो है वो आई है, ठीक है। तब हम लोग बाई ओम्स लॉ के मदद से हम लोग लिख सकते हैं वी बराबर आई आर। तो वी बराबर आई आर, ठीक है। तो आर नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई। तो वी अपॉन में आर बराबर आई हो जाएगा। अब देखिए एक हमने ऐसा पढ़ाया था, पहले पढ़े थे, आई बराबर एन ई ए वी डी, पहले पढ़ा चुका हूं। और ई बराबर वी अपॉन में एल, ये भी पढ़ा चुका हूं। तो वी बराबर क्या होगा? वी बराबर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वी बराबर ई इंटू एल, ठीक है। अब ये दोनों का वैल्यू जो है वो हम लोग पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है। ठीक, चलें आगे, चलो फिर, ठीक है। अब देखिए v बराबर ई एल है, v बराबर क्या है? ई एल, ई बराबर v अपॉन में एल, v बराबर ई एल, ठीक ठीक। यहां ध्यान दीजिए, इस फार्मूलाज को ध्यान दीजिए। इस फार्मूलाज में ये दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, किसका वैल्यू पुट करेंगे? आई का और v का। तो आई के जगह पर ना एन ई ए वी डी रख देंगे और आर के जस के तैसे ही रहेगा, और v के जगह पर ना ई एल रख देंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए v अपन में आर बराबर आई है, ठीक है। तो v के जगह पर ना ई एल रख देंगे, ठीक है, और जस के तैसे रह जाएगा। और आई के जगह पर ना एन ई ए वी डी रख देंगे। तो चलो रखते हैं। तो रखने के बाद नजारा जो है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। रख दिए ई एल बटा आर बराबर एन ई ए वी डी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां से ई एल बटा आर ए बराबर एन ई वी डी, क्यों? क्योंकि ए को यहां ले आए तो ई एल बटा आर ए बराबर एन ई वी डी ही बचेगा ना, जब ए को नीचे ले आए तो। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया कि ई को जो है वो नीचे ले आया, ई को क्या कर लिया? नीचे। तो एन ई वी डी बटा ई हो जाएगा ना, ई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एल बटा आर ए है, तो हम लोग जो है वो इसको ई को नीचे ले आएंगे तो कोई चीज बचेगा? एल बटा आर ए ही ना बचेगा सिर्फ, बोलो। अरे ई को नीचे लाएंगे तो एल बटा आर ए बचेगा ना जी? हाँ चलिए, आपने पहले बोल दिया, वेरी गुड। तो एल बटा आर ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर ए बटा एल। अब कोई लड़का सोचा कि ऐसे कैसे लिख सकते हैं सर? अरे तो देखो ना जी, ओ वन और ये मोटी लकीर है, ठीक है, बटा आर ए बाई एल हो जाएगा। तब जब इसको मतलब कि सोल्व करेंगे तो एल ऊपर चल जाएगा और आर ए नीचे के नीचे ही ना रह जाएगा, तो फिर तो वही चीज मिल जाएगा, एल बटा आर। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, क्लियर हो गया, ठीक है, बराबर एन ई वी डी। तो एन ई को एन ई रख दिए और वी डी बटा ई कर दिए, क्योंकि नीचे बटा में ई आता तो ई को ऐसे वी डी के साथ में कर दिए, ठीक है, सुविधा के लिए। अब देखिए म्यू बराबर वी डी बटा ई, फार्मूला है पहले ही सब पढ़ाया हुआ है। और रो बराबर आर ए अपॉन में एल, आर ए अपॉन में एल होता है, ठीक है। अब ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 बटा आर ए अपॉन में एल है, ठीक है। तो 1 बटा
आर ए अपॉन में एल, तो आर ए अपॉन में एल की जगह पर रो लिख सकते हैं, तो 1/रो हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वी डी बटा ई बराबर म्यू है, तो वी डी बटा ई के जगह पर म्यू लिख सकते हैं। एनी को एनी रख दिए और वी डी बटा ई के जगह पर म्यू कर दिया, क्योंकि वी डी बटा ई बराबर क्या है, म्यू है। तो ये हो गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि 1/रो बराबर सिग्मा होता है। 1/रो बराबर क्या होता है, सिग्मा। तो 1/रो के जगह पर हम लोग जो है वो सिग्मा रख सकते हैं। तो सिग्मा बराबर एन ई म्यू, सिग्मा बराबर एन ई म्यू प्रूव्ड हो गया। ठीक है, और यही जो है वो क्या है, वो रिलेशन है कंडक्टिविटी और मोबिलिटी के बीच में। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। तो सिग्मा बराबर एन ई म्यू आया। ठीक है, ये फार्मूलाज है, न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे लिख लीजिए, द एंड, खत्म हो गया। आज की इस वीडियोज में बस इतना ही टॉपिक को पढ़ेंगे, इतना ही चीजों को समझेंगे। फिर से मिलूंगा कुछ नेक्स्ट वीडियोज में, कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए आप ऐसे ही, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हंसते रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। Hello and good morning everyone. My name is Eras and today we have moved in a new videos, and in this videos we are going to discuss some new topic with new ideas and many more different things, right? आज का जो हमारा टॉपिक है ये फिजिक्स जो है वो 12th क्लास का है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, अब देखिए हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के आधार पर पदार्थों को, सब्सटेंस को हम लोग जो है वो बंटवारा कर रहे हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी के आधार पर। कनेक्टिविटी क्या हुआ, तो कोई भी जो चीज है वो इलेक्ट्रिसिटी कितना पास कर सकता है, कितना कम कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसी के आधार पर, यानी कि कंडक्टिविटी के आधार पर मटेरियल्स को जो है वो हम लोग बंटवारा कर रहे हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, यानी कि कंडक्टिविटी के आधार पर सब्सटेंसेस का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 भागों में है। पहला जो है वो कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर, तीसरा इंसुलेटर। ठीक ठीक है, समझ गया। तो तीनों को जो है वो बारी बारी से हम लोग जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। अगर नहीं लिखो तो यहाँ तक जो है वो लिख लीजिए। पहला है कंडक्टर, दोज सब्सटेंसेस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन 10 to the power 7 per ohm per meter to 10 to the power 4 per ohm per meter कॉल्ड कंडक्टर। कोई भी सब्सटेंस है, इस संसार का कोई भी सब्सटेंस है जिसका कंडक्टिविटी 10 के पावर 7 पर ओम पर मीटर से लेकर के 10 के पावर 4 पर ओम पर मीटर के बीच में है, तो वो क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल में कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एक्सेट्रा। अभी 10th क्लास नहीं है कि कंडक्टर का डिफिनेशन देंगे कि दो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास्ड इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ऐसा नहीं बोलेंगे, डिफिनेशन सही नहीं, एग्जांपल ठीक है लेकिन डिफिनेशन ठीक नहीं है, क्योंकि वो 10th क्लास था। अब कौन सा क्लास है, 12th क्लास है, तो दिक्कत वाली बात ना है। स्टैंडर्ड डिफिनेशन थोड़ा सा देंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बोल देगो तो क्या है, नहीं लड़का पढ़ा लिखा है। ठीक, आगे चले, आगे चले। अगर नहीं लिखे हो तो इसे जो है वो लिख लीजिए। ठीक है, आप चीजों को समझने के साथ साथ आप कॉपी पेन का भी इस्तेमाल कीजिए, आप इसे लिख लीजिए ताकि आपके एग्जाम हो, टेस्ट हो। अगर आप भूल गए हो, रिवाइज करना चाहते हो तो दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। अगर लिखा रहेगा तब नहीं तो फिर से दोबारा से वीडियो देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, जो कि मतलब कि इट विल टेक टाइम, है कि नहीं। बाकी एज योर विश। आगे चले, चलो भैया। दूसरा है सेमीकंडक्टर। दूसरा टॉपिक क्या है, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के बारे में बताया गया कि दो सब्सटेंसेस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन 10 to the power 4 per ohm per meter to 10 to the power -6 per ohm per meter is called सेमीकंडक्टर। ठीक है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका कंडक्टिविटी 10 के पावर 4 पर ओम पर मीटर से लेकर के 10 के पावर -6 पर ओम पर मीटर के बीच में हो तो उसको जो है वो सेमीकंडक्टर कहते हैं। एग्जांपल है सेमीकंडक्टर का कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो हमारा सेमीकंडक्टर टॉपिक था वो खत्म होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, तो दो सब्सटेंसेस हुज कंडक्टिविटीज बिलो द 10 to the power -6 पर ओम पर मीटर इज कॉल्ड इंसुलेटर। यानी कि ऐसा इस संसार का कोई भी सब्सटेंस जिसका कंडक्टिविटी जो है वो 10 के पावर -6 पर ओम पर मीटर से कम हो तो उसको जो है वो हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर का एग्जांपल हो गया प्योर वाटर। हाँ, प्योर वाटर। नॉर्मल वाटर रहेगा तो उसको मैं करंट मार देगा दिमाग से, लेकिन एकदम प्योर वाटर है, मिनरल्स वगैरह सब कुछ हटा दिया गया तो वो इंसुलेटर बन जाएगा। प्लास्टिक, वुड, ये सब जो है और भी बहुत सारे चीज जो है वो इंसुलेटर है। ठीक है,
तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर और कंडक्टर जो टॉपिक है वो हमारा खत्म होता है। अब अगला टॉपिक की ओर हम लोग जो है वो बढ़ते हैं, राइट। देखिए, अगला टॉपिक है हमारा सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी को हिंदी में अति चालकता बोलते हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने लिखा हूं कि एट वेरी लो टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज ग्रेजुअली जीरो। यानी कि एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही कम तापमान पर रेसिस्टेंस जो है वो किसी भी कंडक्टर का वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? एकदम जीरो। यानी कि करंट जो है वो मस्त भरो मस्ती में एकदम बहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो बहुत कम टेम्परेचर पर किसी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस पावर है ना वो जीरो हो जाता है, एकदम जीरो, ना के बराबर, कुछ भी नहीं है। जीरो हो गया तो खत्म ना रेसिस्टेंस। सो दैट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। तो ये जो गुण हुआ कंडक्टर का कि जीरो टेम्परेचर पर जो रेसिस्टेंस पावर है वो जीरो हो जाएगा, ये जो प्रॉपर्टी हुआ कंडक्टर का उसको सुपर कंडक्टिविटी बोलेंगे। और कंडक्टर को एंड कंडक्टर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर, और जो कंडक्टर हुआ उसको कहेंगे सुपर कंडक्टर। ठीक है, एग्जांपल में लिया हूं एट 3.72 केल्विन टिन जो है वो बिहेव एज सुपर कंडक्टर। ठीक, एट 3.72 केल्विन टिन जो है वो बिहेव करता है सुपर कंडक्टर की तरह। एट 9.2 केल्विन पर नियोबियम, जिसको एनबी से डिनोट करते हैं, वो बिहेव करेगा सुपर कंडक्टर। यानी कि सुपर कंडक्टर बन जाएगा टिन कितना टेम्परेचर पर, तो 3.72 केल्विन पर। और नियोबियम जो है वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा कितना टेम्परेचर पर, तो 9.2 केल्विन पर। ठीक है, अब एक नया टॉपिक आता है, उसका नाम है द कलर कोड ऑफ रजिस्टर। यानी कि रजिस्टर में जो कलर कोड दिया हुआ रहेगा उसी से हम लोग पकड़ लेंगे कि वो कितना रेजिस्टेंस का वो रजिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर बनाया हूँ। ठीक है, ये फिगर है। ठीक, ए बी सी डी इस पे लिखा हूँ, कोड लिखा हूँ, जहाँ पे ए एंड बी जो है वो सिग्निफिकेंट डिजीज है। क्या है सिग्निफिकेंट डिजीज? आपने पढ़ा होगा सिग्निफिकेंट डिजीज वगैरह सब। डिजिट क्या होता है? सिग्निफिकेंट डिजिट। और सी जो है वो मल्टीप्लाई बाय डेसिमल पावर है। डी जो है वो परसेंटेज एरर है। ठीक है, इतना लिखिए। लिख लिया? आगे चलें, ये हो गया। चलो देखो, देयर आर 4 कलर्स इन एनी रजिस्टर्स नोन एज ए बी सी एंड डी। कोई भी रजिस्टर्स में 4 कलर होते हैं, 1 2 3 4, ए बी सी एंड डी। ठीक है, 4 कलर होते हैं। फिर जहाँ पे ए बी जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाता है। ए बी क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट डिजिट। और सी जो है वो मल्टीप्लाई बाय डेसिमल्स है, डेसिमल पावर है। और डी जो है वो परसेंटेज एरर है। इन इक्वेशन फॉर्म में, यानी कि इस कलर कोड ऑफ रजिस्टर को इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहे तो R बराबर ए बी गुना सी प्लस माइनस डी परसेंटेज ओम। यानी कि अगर रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना हो तो इस फार्मूला से बहुत ही आसानी से हम लोग जो है वो निकाल सकते हैं। आपको मैंने ये पढ़ाया, आपको समझ में आ गया कलर कोड ऑफ रजिस्टर। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे होंगे कि इस फार्मूला को कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो ये जो है वो आपको बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ठीक है ना। अभी कुछ टेबुलर फॉर्म ऑफ वैल्यू ऑफ कलर कोड, यानी कि कलर कोड का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है। ठीक है, जैसे इस टेबल में जो है वो कलर कोड ऑफ वैल्यू दिया हुआ, आपको ये सबको याद करना है। सीरियल नंबर है, ये कलर दिया हुआ है, और ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, और सी का भी वैल्यू दिया हुआ है, डी का भी दिया हुआ है। जैसे में कलर है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर, नो एनी कलर। ठीक है, तो ब्लैक का और ए और बी का जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 0 है। इसका जो मल्टीप्लाई बाई पावर जो है वो 10 टू द पावर 0, परसेंटेज एरर कुछ भी नहीं है। ब्राउन का 1, और इसी प्रकार से जो मल्टीप्लाइंग पावर है वो 10 टू द पावर, इस प्रकार से जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिए कोई भी कलर नहीं रहेगा तो प्लस माइनस 20% लेंगे। ठीक है, कोई कलर अगर नहीं दिया हुआ है, जैसे डी नहीं दिया हुआ है ना, डी अगर इफ डी इज नॉट परसेंट, अगर डी दिया हुआ ही नहीं है तो प्लस माइनस 20% लिखेंगे। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन अगर बनाते ना तो आपको और भी अच्छे से समझ में आता है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, एक ट्रिक है। ठीक है, इस चीज को याद करने के लिए एक ट्रिक है। बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, बीवी से क्या हुआ? बीवी से ब्लैक ब्राउन, और से क्या हुआ? रेड, और जी से क्या हुआ? जी से ग्रीन हो गया। ठीक है, बी से क्या हुआ? बी से ब्लू हो गया। भी से क्या हुआ? बी से वायलेट हो गया। और जी से क्या हुआ? जी से ग्रे हो गया। और डब्ल्यू से क्या हुआ? डब्ल्यू से व्हाइट हो गया। ठीक है,
बेसिकली जिसका ट्रिक बना है इस पे जो सेट हुआ उसी का ज्यादा इस्तेमाल होता है, बाकी सबका कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। और बाकी का ट्रिक बना ही नहीं पाया इसीलिए आपको नहीं दिया, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिएगा, और ये ट्रिक जो है वो बहुत ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट डिजीज के लिए ये ट्रिक जो है वो काम में आएगा, ठीक। चलो इसे लिख लिए हो, इसको भी लिख लिए, लिख लीजिए भाई साहब, लिख लो, इसको भी लिख लेना। तो ठीक है, मैं इस वीडियोस में यहीं तक टॉपिक को पढ़ा करके समाप्त करता हूँ। फिर से मिलूंगा कुछ नेक्स्ट वीडियोस में कुछ नए टॉपिक के साथ में, कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव a nice day, enjoy your day. Hello and good morning everyone. Today we have moved in a new videos, and in this videos we are going to discuss some new topic with new ideas and new concepts, right? आज के इस वीडियोस में हम लोग जो है वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, वो भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, राइट। या फिर जो कोई भी स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हुआ, राइट, उसके लिए ये वीडियोस है, राइट। तो 12th का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से कुछ टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, राइट, और बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ, राइट। उसी में से कुछ क्वेश्चन जो है वो दिया हूँ। तो हो सकता है अगर आपने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा हो, ये क्वेश्चंस मैं आपको बनाने के लिए दूं या फिर बताऊं तो आपको समझ में नहीं लगा कि सर क्या ही पढ़ा रहे हैं, क्या ही बता रहे हैं, राइट। तो इससे जो है वो आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको जो है वो डरना नहीं चाहिए। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जो है वो वीडियोस देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन है, ये जो है वो दिया हुआ एक रजिस्टर जिसमें कलर ए जो है वो रेड है, बी ब्लू है, सी ब्राउन है, ठीक है। अब इस कलर को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि वो रजिस्टर जो है वो कितने ओम का, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, आर बराबर ए बी इंटू सी 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 प्लस माइनस डी परसेंटेज। ए बी जो है वो सिग्निफिकेंट डिजीज है, सी जो है वो मल्टीपल डिजीज है, और डी जो है वो परसेंटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू जो है वो मैंने लिखा दिया, ठीक है। इसका एक चार्ट में हमने वैल्यूज को लिखा है। आपको आपसे ये नहीं बनेंगे क्योंकि वो चार्ट भी नहीं याद है और आपने टॉपिक भी नहीं। कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस, इस टॉपिक का नाम है कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस। तो आप जाइए और कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस को देखने का प्रयास कीजिए, फिर जो है वो आपसे ये टॉपिक का सोल्यूशन जो है वो बहुत ही आसानी से होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, राइट। समझने में भी दिक्कत होगा या फिर समझ ही नहीं पाओगे, बट कोई नहीं, आप सोल्यूशन देख लीजिए और चाहो तो लिख सकते हो, राइट। तो ए बी का वैल्यू इतना होगा, सबका वैल्यूज है, सबका वैल्यू दिया हुआ, हम लोग खाली चार्ट से वैल्यू देख देख के, ये दोनों का वैल्यू चार्ट से देख करके लिख दिए, ये दोनों का वैल्यू चार्ट से देख करके लिख दिए, ठीक है ना। डी नहीं दिला तो डी का वैल्यू 20%, तो ये सब पे गुना करने पर इतना ओम का, इतना परसेंटेज ओम का आंसर आ गया, इतना परसेंटेज ओम का या फिर इतना ओम का रजिस्टर जो है वो ये लगा हुआ, ठीक। क्वेश्चन का सोल्यूशन खत्म, आगे चलते हैं। नहीं लिखा है वो, देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। मैंने पहले कहा इसका बताया, नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन भी वैसे ही अभी नहीं समझ में आया, राइट, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ए जो है वो ग्रे कलर का है, बी ब्लैक कलर का, सी ऑरेंज कलर का, डी जो है वो सिल्वर कलर का, सिल्वर, ठीक है। तो यहाँ पे आर और वही फार्मूला लगाएंगे, ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी परसेंट। ए बी का यहाँ से वैल्यू देख करके 4 से देख करके 80, 80 का वैल्यू 4 से देख करके 10, और डी का वैल्यू 4 से देख करके 10%। ये सब को कैलकुलेट करने पर 8 गुना 10 के पावर 4 प्लस माइनस 10% आंसर, इतना ओम, ओम तो छूटेंगे, इतना ओम, ठीक है। ये आंसर हो गया खत्म, ठीक है। इसे भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। लिख सकते हो, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चले, चलो। अब देखिए हमारे पास ये नया नया टॉपिक आ गया, ठीक है, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ये जो चीज मैं टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, ये अक्सर आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि क्लास 10th में आपको नहीं पढ़ना होगा। आपको जब इंग्लिश मीडियम से हो तो आपका जो टीचर्स हैं फिजिक्स वाले, वो आपको ये सारा कुछ पढ़ाए हुए हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए ये पुराना चीज है, इसीलिए अब मत बोलना कि सब समझ में नहीं आता। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो भी समझ में आएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। और हाँ, ये जो है वो इम्पोर्टेंट है 12th के लिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या होता है, मैंने लिखा कि व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन डिफरेंट फॉर्म, दैट फॉर्म इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। जब एक और दो रजिस्टर जो है वो अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हो एक दूसरे से, तो ये जो तरीका है एक दूसरे से जुड़ने का अलग अलग तरीका, इसी को जो है वो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का नाम दिया है, राइट। अब देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है, यानी कि रजिस्टर का जो जोड़ है,
वो कितने प्रकार से हो सकता है, कितने तरह का रजिस्टर को, कितने तरह से हम लोग रजिस्टर को आपस में जोड़ सकते हैं। तो बेसिकली यानी कि जो तरीका है वो बेसिकली दो ही तरीका, ठीक है, एक मिक्स्ड रखते हैं लेकिन मिक्स्ड से कोई लेना देना नहीं, दो ही तरीका ज्यादातर, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, है कि नहीं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन दोनों कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे वन बाय वन करके, और ये दोनों का फार्मूलाज क्या होगा, क्वेश्चन का किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, तो उन सभी के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे और जानेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है, राइट। आगे चले, चलो फिर देखिए पहला आता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम लोग जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में लिखा हूं कि व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर combined alternatively positive or negative pole, that combination is called series combination। जब दो या फिर दो से अधिक रजिस्टर जो है वो अल्टरनेटिवली यानी कि एक के बाद एक, 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 राइट, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जब इस प्रकार से प्लस माइनस से कनेक्टेड हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है, तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का सिंबल जो है वो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये रजिस्टर R1 लगा हुआ है, रजिस्टर R2 लगा हुआ है, रजिस्टर R3 लगा हुआ है, ठीक है। एक ट्रिक बताता हूं जो मैंने क्लास 10th में ही पढ़ा था, वो ट्रिक से सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन को बहुत ही आसानी से समझ पाओगे, बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं, राइट। देखिए जब भी रजिस्टर हमारा दिया हुआ है तो दोनों छोर को पकड़ करके इसे तीरने पर जब कोई भी आपस में नहीं सटेगा, इसको पकड़ के तीरेंगे तक कोई तीनों में से रजिस्टर आपस में सटेगा नहीं सटेगा, तो जब पकड़ के तिरला पर कोई भी रजिस्टर आपस में ना सटता हो तो इसको जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और अगर पकड़ के तीरने पर सट जाता तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है, वो बताऊंगा आगे, ठीक है। चलिए ट्रिक भी बता दिए और इसे सिंबल भी बता दिए और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है वो भी बता दिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला टॉपिक आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स इन 3 ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। 3 को रजिस्टर्स जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइंड है, 3 रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइंड है एक दूसरे से, तो उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, यानी कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा। 3 रजिस्टर को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके रखा है, क्या करके रखा है, कनेक्ट करके रखा है, तो उसका जो एक एगो, उसका जो एक क्या बोलते हो उसको, हाँ, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, यानी कि तीनों को मिलाने पर जो एक नया रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टर हमें मिलेगा वो कैसे निकालेंगे, है कि नहीं, इसका फार्मूला क्या होगा, तो यही जो है हमारा टॉपिक है और यही जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने एक फिगर बना लिया जिसमें 3 को रजिस्टर को हमने कनेक्ट कर दिया, R1 R2 R3। याद रखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है वो बढ़ जाता है, तो R1 के लिए वोल्टेज V1 होगा, R2 के लिए वोल्टेज V2 होगा, R3 के लिए वोल्टेज V3 हो गया, ठीक है। यहाँ एमीटर लगा दिया है, ये की है, ये बैटरी है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, आई जाता जाता आई यहाँ से निकल जाएगा, पास आउट हो जाएगा। ये फिगर जो है बहुत ही आसान है, सिंपल है। चलो इसे लिखना चाहते हो लिख लो, मैं आपका स्क्रीन से जो है वो साइड हट गया हूँ, राइट। चलिए इसे जो है वो आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही आसान चीज है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा हार्ड पढ़ा रहा हूँ, राइट राइट। तो आगे चले चलो फिर। अब देखिए यहाँ पे तीनों रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो कि सीरीज में कनेक्ट करा है, मैंने क्या यहाँ पे क्या है, लेट मान लिया R1 R2 R3 जो है वो 3 रजिस्टर्स है जो कि कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइंड है, व्हिच पोटेंशियल्स आर V1 V2 V3, जिसका पोटेंशियल जो है वो क्या है, तो V1 V2 एंड V3 है। इफ द करंट I इज फ्लो, अगर करंट I जो है वो बह रहा है, अगर करंट I जो है वो प्रवाहित धारा है या फिर करंट है, तो फॉर R1 ओम्स लॉ तो पढ़ेगा V बराबर IR, तो R1 के लिए क्या होगा तो V1 बटा I इंटू R1 इक्वेशन फर्स्ट, R2 के लिए V2 बराबर IR2 इक्वेशन सेकंड, R3 के लिए V3 बराबर I इंटू R3, ठीक, ये 3 वही इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलो इसे लिखना चाहते हो लिख लो, मैं ताकि मैं आगे जो है वो बढ़ सकूं और आगे की चीजों को आपको बता सकूं और सिखला सकूं, राइट। आई होप कि आपने इसे लिखा होगा। आगे चले, अब इफ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज R in replacing R1 R2 R3 whose potential is V,
अगर हमने तीन वो रजिस्टर जो है हमारे पास R1 R2 R3, ये तीनों को हटा करके इसके बदले एक इक्विवेलेंट रजिस्टर R ले लेते हैं जिसका पोटेंशियल V है और करंट I है, तो ओम्स के नियम क्या कहता है, V बराबर I और इक्वेशन 4 मान लिया। अब इन बैलेंस पोजिशन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए फिगर में, ये यहाँ पे बैटरी है यानी कि वोल्टेज V है। अब यहाँ से V सप्लाई हुआ लेकिन ये सीरीज में था इसीलिए बढ़ गया V1 V2 V3। अब ये जो V1 V2 V3 है वो किसके बराबर है, तो V बराबर V1 V2 V3। V1 V2 V3 जो है वो V के बराबर है, यानी कि तीनों का जो जोड़ जो होगा वो V के बराबर होगा। अब इसको में जो है वो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो V या फिर V1 V2 V3 का जो वैल्यूज है वो इक्वेशन 1 2 3 4 से निकाल करके इसमें जो है वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 2 3 4 से जो है वो हम लोग क्या करेंगे, तो V है तो V के जगह पर IR लिखेंगे इक्वेशन 4 से, तो IR हो गया। अब V1 है तो V1 के जगह पर क्या लिखेंगे, IR1, ठीक है, इक्वेशन 1 से। तो IR1 हो गया। इसी प्रकार से V2 का जगह पर IR2, V3 का जगह पर IR3। यहाँ से I जो है वो सब में से कॉमन निकालेंगे, तो I कॉमन निकालने पर क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। I कैंसिल हो गया तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रूव्ड हो गया, ये जो है वो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो निकाल चुका है। यानी कि अगर तीन रजिस्टर कितना रजिस्टर, तीन रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में दे दिया जाए और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए बोला जाए तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। अगर 2 रहता तो एगो हटा देते हैं, अगर 4 रहता तो फिर प्लस R4 कर देते हैं, अगर 5 गो रहता तो फिर प्लस R5 कर देते हैं, जे गो रहता उतना R चला जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो इसको जो है वो हम लोग निकाल चुका हूँ। आई होप कि आपको जो है वो ये समझ में आया होगा, राइट। अगर आप लोग इसे लिखना चाहते हो लिख सकते हो, अपने कॉपी में लिख सकते हो, राइट। देखिए मैं आपको बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ाऊंगा, राइट। आप लोग भी जो है वो बहुत सारे चीजों को पढ़िएगा, राइट। लेकिन आप लोग उसको कॉपी में नहीं लिखेगा फिर पढ़ने का क्या फायदा। आप उसको दोबारा रिवाइज करना चाहोगे, रिवाइज ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको जो है वो कॉपी में ही नहीं लिखा होगा। तो क्या फायदा वैसा एनालिसिस का, है कि नहीं, दिक्कत वाली बात, राइट। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है वो इसको जो है वो लिखिए कॉपी में ताकि आप जब मर्जी रिवाइज कर सकें, एग्जाम के टाइम में क्विक रिवीजन हो सके, राइट। अब आगे बढ़ते हैं जी, हम लोग हमारा देखते हैं अगला क्या है। तो अगला कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, राइट। तो हम लोग जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले जानेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है और उसको जो है वो फिगर से किस प्रकार से डिनोट करते हैं। और अगर तीन रजिस्टर को हम लोग जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिए हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जो है वो जानकारी अभी लेने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में बात करते हुए और इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में, राइट। सबसे पहले जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होता है, राइट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ, एक कॉम्बिनेशन इन विच ऑल पॉजिटिव पोल, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही स्पीड से बोल रहा हूँ, नहीं, आप लोगों को जो चीजें है वो पकड़ में नहीं आ रही है तो मैं अपना जो स्पीड है वो उसे घटाने का प्रयास करता हूँ। एक्चुअली पढ़ाते पढ़ाते जो है वो मेरा आदत हो गया, मेरा स्पीड जो है वो बढ़ चुका है। मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपने स्पीड पे काबू रखूं, मैं स्पीड पे कंट्रोल रखूं, राइट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन जो है वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन इन विच ऑल पॉजिटिव पोल आर कंबाइंड एट वन प्लेस एंड ऑल नेगेटिव पोल्स आर कंबाइंड ऑन सेकंड प्लेस विथ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें जिसमें ऑल पॉजिटिव पोल यानी कि जितना भी पॉजिटिव पोल हो वो पहला प्लेस से जुड़ा हो और जितना भी नेगेटिव पोल हो वो दूसरा पोल से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम लोग जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं, राइट। अब इसको जो है वो सिंबॉलिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन को कुछ इस प्रकार से के फिगर से हम लोग दर्शाते हैं, राइट, ठीक है। R1 R2 R3 पैरेलल में है, ये बोलते हो ना, ऐसे जब कोई दो लाइन है तो पैरेलल है और ये लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है, लेकिन ये लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो देख सकते हो पैरेलल है, राइट। एक ट्रिक बताता हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं। ये दोनों छोर को जब पकड़ करके तीरेंगे तो तीरने पर जब ये सट जाए आपस में तब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये दोनों को तीरेंगे तो ये जो है वो इधर भागेगा तो ये तीनों R1 R2 R3 सट जाएगा ना, तो सट जाएगा तो ये जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, राइट। अब आगे चलते हैं, राइट। इसे जो है वो नहीं लिखे हो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट।
अब देखिए हमारा लास्ट टॉपिक, द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। 3 रजिस्टर्स जो है वो हम लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे दिया गया है, उसका जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, उसका क्या फार्मूलाज होगा, तो फार्मूलाज को ही जो है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने एक फिगर ड्रा किया, एक सर्किट लिया, ये बैटरी, ये की हो गया, ये अमीटर है, ये हमारे पास क्या है, अमीटर है। ये हमारे पास क्या है जी, बोलो, अमीटर है, राइट। तो यहाँ से आई बहेगा, या एक बात याद रखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा करंट है वो बट जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा करंट का क्या होता है, बंटवारा होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का क्या होता है, बंटवारा होता है, ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का बंटवारा होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का बंटवारा होता है लेकिन वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ से तीन अलग अलग रास्ते से निकला, ये R1, ये R2, ये R3, ठीक है। इससे निकला तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, करंट का बंटवारा हो रहा है, और ये जो है I3 हो गया, ठीक है। वोल्टेज जो है वो सेम रहता है पैरेलल में, ठीक है, इसीलिए वोल्टेज जो है वो यही रहेगा। ये जो है वो करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये देख लिए। अब इसी फिगर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग जो है वो ये इक्विवेलेंट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के निकालने के लिए, जो कि 3 गो रजिस्टर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइंड है, ठीक है, कनेक्टेड है। आगे चले, इसे नहीं लिखे हो लिख लो ताकि आगे बढ़ सके, आगे बढ़े। चलो देखिए, सबसे पहले क्या किया हूँ कि लेट मान लिया हूँ R1, R2 एंड R3, जो कि है 3 रजिस्टर, 3 गो रजिस्टर्स है। आर कंबाइंड, जो कि कंबाइंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कैसा कॉम्बिनेशन में कंबाइंड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। whose currents, yes है, ये yes है, whose currents are I1, I2 एंड I3, जिसका करंट क्या है, I1, I2 एंड I3, और पोटेंशियल जो है वो V है। पोटेंशियल क्या है जी, V है, ठीक है। तो फॉर R1, ओम्स का नियम जो है वो इस्तेमाल करके R1 के लिए क्या लिखेंगे, I1 बराबर V बटा R1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फॉर R2 के लिए I2 बराबर V बटा R2, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। फॉर R3 के लिए I3 बराबर V बटा R3, इसको इक्वेशन 4 मान लिया, ठीक है। ठीक है, इसे नहीं लिखे हो, मैं आपका स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, आप लोग जो है वो इसे देख लीजिए ताकि मैं और भी बहुत सारी बातें कर सकूं, राइट। आगे चले, चलो फिर। इफ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R, अगर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R है तो ओम्स का नियम इस्तेमाल करके I बराबर क्या होगा, V अपॉन में R। अब इन बैलेंस्ड पोजीशन में क्या होगा, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये होगा बैलेंस्ड पोजीशन में, ठीक है। अब देखिए ये I1 I2 I, इसका तो लिखेंगे यहाँ पे एक स्टेप लिख देना कि फ्रॉम इक्वेशन पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा से, ठीक है। इक्वेशन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इक्वेशन का वैल्यू जो है वो इसमें सब में पुट करेंगे, ठीक है। तो I बराबर V बटा R, इक्वेशन 4 से। उसी प्रकार से इक्वेशन पहला से I1 के जगह पर V बटा R1, I2 के जगह पर V बटा R2, इक्वेशन 2 से I3 के जगह पर V बटा R3, इक्वेशन 3 का इस्तेमाल करके। अब इसको में जो है वो V कॉमन निकालेंगे तो 1 बटा R1 बच जाएगा। इस सभी में जो है वो V कॉमन है तो V कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। V से V कैंसिल हो गया तो 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये फार्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे कब, जब 3 गो रजिस्टर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए कहा है, तब इस फार्मूलाज का इस्तेमाल करके बनाएंगे। जब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपसे मुलाकातें करूंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे करेंगे, ठीक है। नीट लेवल और IIT लेवल पे भी क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं यहीं पे आपको छोड़ता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है वो आपको जो है वो समझ में आया होगा, राइट। तो बहुत सारी बातें करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अंदाज में, तब तक के लिए आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए। लव यू ऑल, सी यू सून, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, एंजॉय योर डे।